So good morning students, today we are going to learn your chapter interview from the book Flamingo. Here you can see first of all I am just giving you the introduction of this chapter. The interview has been written by Christopher Sylvester, is an excerpt taken from his Penguin book of interviews. जो इंटरव्यू नाम का एक पार्ट है, एक जो वर्ड है, ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर से लिया गया है, जिसका एक पार्ट है. किस बुक का पार्ट है? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज का एक पार्ट है. इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू. इंटरव्यू के रिगार्डिंग उसने एक बात कही है, उसको ओपिनियन बताया है, काफ़ी सारे ओपिनियंस बताए हैं कि उसको क्या पसंद है, क्या चीज़ उसने देखी है सेलिब्रिटीज़ के रिगार्डिंग. उसके फंक्शंस हैं, उसके मेथड्स हैं एंड मेरिट्स मीन्स उसके एडवांटेजेस हैं. It also consists of an excerpt from an interview with the infamous writer Umberto Eco. इसमें ये भी कंसिस्ट किया है एक एक्सर्प्ट, एक पार्ट जो है इंटरव्यू चैप्टर में इंटरव्यू का इनफेमस, जो कि बहुत कम फेमस राइटर है अम्बर्टो इको, उनका लिया गया है. पूरी स्टोरी जो बेस्ड है आपकी, द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन अम्बर्टो इको. नाउ व्हाट्स द थीम ऑफ दिस चैप्टर? द इंटरव्यू हैज टू स्टोरीज. इन दिस इंटरव्यू यू हैव टू read the two stories. In story 1 the narrator tells us about the reaction and views of celebrities towards an interview. फर्स्ट स्टोरी में आप देखेंगे जो नैरेटर है वो ये बताता है रिएक्शंस के बारे में, उनके व्यूज के बारे में, किनके? सेलिब्रिटीज़ के रिगार्डिंग, जो कि इंटरव्यू को किस नज़र से देखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं इंटरव्यू के नाम से, उसके वर्ड से. मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज फाइंड दैम टू इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइव्स. अब काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ हैं फेमस जो कि फाइंड करती है. इंट्रूड मीन्स स्ट्रेंज, इंट्रूडर मीन्स स्ट्रेंजर, वैसे इंट्रूड मीन्स एक ऐसी पर्सनल लाइफ जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं, बहुत स्ट्रेंज है. और कुछ some have never given an interview, और कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी फेस ही नहीं किया, कभी दिया ही नहीं इंटरव्यू के बारे में, सिर्फ पढ़ा है, देखा है, लेकिन उनके बारे में उन्होंने लाइफ में कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका. The story has the theme of how the freedom of the press can curtail an individual privacy. ये स्टोरी जो है उस थीम पे कैसे जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो आपको प्रेस करती है कोई चीज़ इंडिविजुअल की प्राइवेसी ओपन करने के लिए. क्योंकि इंटरव्यू में क्या आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरव्यू? इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी पूरी क्राइटेरिया रहता है, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, प्राइवेट डिटेल्स रहती है, सारी की सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है. तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू नाम का वर्ड आते ही उसमें सारी चीज़ें आपकी पर्सनली बाहर आने लगती है. तो उसी के व्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए स्ट्रेंज होती हैं. कभी किसी ने, ऐसा तो नहीं है सबकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई एक इंटरव्यू तो आएगा ही, ऐसा नहीं है उसने कभी दिया ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी जो है आपके सामने आती है, ओपन होती है, आपके कुछ एक्सपीरियंस आते हैं. द सेकेंड स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड अकेडमिशियन अम्बर्टो इको. जो सेकेंड स्टोरी है वो एक इंटरव्यू का ऐसे पार्ट है जिसमें फेमस राइटर और एक अकेडमिशियन Umberto Eco, that I already told you about the name of Umberto Eco, who is very infamous writer. In this story we get to know the various qualities of time management. हम इसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी रीड करेंगे, used by the famous writer, जो Umberto Eco के द्वारा यूज हुई है. These help him gather so many feathers in his hat. अब उसने ये सारी चीज़ें अपनी हाथ में कवर करके रखी है, उनके फेदर्स में कवर करके रखी है. कहावत है ये. He gives the details of the various aspects. उसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो भी एक्सपीरियंस किए हैं उसमें सारी डिटेल्स इसमें दी है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक पर्सन की सक्सेस को, उसकी लाइफ में कैसे सक्सेस आई आफ्टर द इंटरव्यू. Here I am going to tell you the summary of this chapter. You can see the lesson begins with the introduction to interview as a commonplace of journalism since its invention. ये लेसन जो स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन के साथ होता है, जिसमें इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन बताया गया है और बहुत ही एक कॉमन प्लेस का जर्नलिज्म की जो उसके इन्वेंट होने के टाइम पे बताया गया है, विच वॉज अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, जो कि ओवर हो चुका था कब? बिफोर 130 ईयर्स पहले, 130 साल पहले ओवर हो चुका था. अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट
पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियंस अबाउट द यूसेज ऑफ इंटरव्यू। उस टाइम पे भी इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, किसी को अपॉइंट करने के लिए उसका जजमेंट जब हम करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, उसको रखना है या नहीं रखना, अपॉइंट करना है या नहीं करना, हमने कॉल करके 10 पर्सन्स को बुला लिया, लेकिन पोजीशन तो एक ही है, तो वी हैव टू चूज़ द ओनली 1 पर्सन फॉर दैट। तो हम उसके लिए इंटरव्यूज़ रखते हैं, तो इंटरव्यूज़ उस कंपनी के रिगार्डिंग, उस प्लेस के रिगार्डिंग, उस पोजीशन के रिगार्डिंग, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी बेस पे उसका इंटरव्यू होता है। तो उस टाइम पे भी अकॉर्डिंग टू ऑथर ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, जितने लोग हैं उतने दिमाग हैं, ठीक है। और जैसी थॉट थिंकिंग आपकी है वैसी मेरी हो ज़रूरी नहीं है। हमारे माइंड में कुछ और चलता है, आपके माइंड में कुछ और चलता है, वो किसी और तरीके से आप तक पहुंचता है, हम किसी और तरीके से सोचते हैं, ठीक है। करते सब एक ही चीज़ है, तो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, इसीलिए जो इंटरव्यू का यूज़ है ना वो डिफरेंटली होता था, डिफरेंट तरीके से होता था। समथिंग ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म वेयर एज सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड। कुछ ऐसे सोचते हैं जो कि हाईएस्ट फॉर्म होती है, इंटरव्यू सबसे भयानक है, खतरनाक है, बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें, कुछ इतने घबराते हैं, जबकि कुछ लोग इसमें स्टैंड भी नहीं करते इंटरव्यू देने के लिए, नहीं हम केपेबल ही नहीं हैं, डरते हैं, हेजिटेशन होती है, नर्वस होते हैं, तो वो स्टैंड ही नहीं करते। एन इंटरव्यू लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। इंटरव्यू जो है एक लास्ट इम्प्रेशन छोड़ता है आपके ऊपर, जो फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो और इंटरव्यू देने के बाद आप उससे लास्ट टाइम होते हो। बड़े बड़े कंपनीज़ में डायरेक्टर्स जो होते हैं, मैनेजर होते हैं, डेली हम उनसे नहीं मिलते ना। हमारे स्कूल्स में देख लीजिए, आप कभी डेली प्रिंसिपल या डायरेक्टर से मिलते हो? नहीं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट इंटरव्यू होता है, वही उसकी लास्ट इंप्रेशन होता है उस टाइम पे, कि जिसको वो अपॉइंट कर रहा है इसीलिए वो जान जाते हैं। तो कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो हमारे लिए, जो इंटरव्यू चीज़ है वो एक लास्ट इंप्रेशन छोड़कर जाती है, इसलिए वी हैव टू गिव द very behavioral, very fully good manner interview, and according to an old, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, when perceptions are made about a certain person, जब perceptions, जब कोई चीज़ें आपकी सोच ली जाती है एक सर्टेन पर्सन, एक डेफिनेट पर्सन के थ्रू, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल गेट स्टोलन, तो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाती है, जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, जो उसका एक सिंगल पर्टिकुलर प्रेजेंस है, वो क्या हो जाती है, खो जाती है, चोरी हो जाती है उस टाइम पे। फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर्स एंड आर्टिस्ट हैव बीन हर्ड क्रिटिसाइजिंग इंटरव्यूज। काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, राइटर्स हैं और आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, जो सुनते हैं इंटरव्यूज़ के क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी हाउ देयर डे इन बॉस्टन वॉज रूइंड बाय 2 रिपोर्टर्स। इसमें रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ हैं उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में कि कैसे वो दिन जो है बॉस्टन का उन्होंने बिताया था 2 रिपोर्टर्स के द्वारा, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की है। किपलिंग ने कंसिडर किया इंटरव्यू को एन असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स एन इंसल्ट बाय सेइंग समथिंग, ठीक है, नॉट क्रिमिनल काइंड, नॉट फिजिकल काइंड, जस्ट मेंटली आप किसी को डिस्टर्ब कर देते हो, किसी को ऐसी बात बोल देते हो, अब्यूज़ कर देते हो, ऐसी इंसल्ट कर देते हो, दैट इज़ नोन एज असॉल्ट। तो उसको किपलिंग ने कंसिडर किया इंटरव्यू एक असॉल्ट है, बेइज्जत करने का साधन है, जरिया है वो। अ क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, एक ऐसा क्राइम है जो कि पनिशमेंट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सामने वाला आपकी इंसल्ट फील कराएगा, आपको नीचा दिखाएगा, तो क्या करोगे आप, उस पर भी अटैक करने के लिए आओगे, अपने डिफेंस में कुछ तो कहोगे। तो वैसे ही वो एक अट्रैक्ट करता है पनिशमेंट को, एक क्राइम को, ऐसा क्राइम है ये। ही बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू। उसका ये मानना है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, थिंकिंग्स हैं, अपने अपने माइंड में अपनी अपनी चीज़ें चलती है, तो ये उनका मानना ये है कि एक रिस्पेक्टेबल एक इमेजफुल पर्सन को, एक इमेजेबल पर्सन को, पीपल को कभी भी पूछना या देना नहीं चाहिए इंटरव्यू। उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू एक असॉल्ट है, एक क्राइम है ना, एक पनिशमेंट है। तो वो क्या कह रहा है कि हमें इंटरव्यू लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए और ना किसी को इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद, जो कि फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर से, और अम्बर्टो इको, एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, who had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics means the study of science, जिन्होंने साइंस की स्टडी की हो, जो साइंस जेस्चर जो अपन करते हैं, एक्सप्रेशन जो करते हैं, उनकी स्टडी की हो, वो थे अम्बर्टो। Literary interpretation and medieval aesthetics before the turn to writing fiction.
अब क्या है, ये भी एक ऐसा एक्सेप्ट है, ऐसा एक पार्ट है इंटरव्यू से जो कि मुकुंद और अंबर्टो इको के बीच में। मुकुंद कौन है? फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर से एक राइटर है, एक रिपोर्टर है, और अंबर्टो इको, एज आई टोल्ड यू अबाउट द 2 रिपोर्टर्स, ठीक है। तो दैट द नेम मुकुंद एंड अंबर्टो इको। अंबर्टो इको कौन है? एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, जो कि इटली में है, जो कि ऑलरेडी एक्वायर करते हैं एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत अच्छी खासी रेप्यूटेशन एक स्कॉलर के तौर पे, जिनकी आइडियाज़ जो हैं पूरे किस पे बेस होते हैं? सेमियोटेक्स में। सेमियोटेक्स क्या होते हैं? जिन्होंने साइन जेस्चर्स अपने उसके पोस्चर्स की स्टडी की हो, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन की, मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न, जैसे वो जब वो राइटर हुए, मैंने पहले भी बोला था ही वॉज अ राइटर, तो जब वो राइटिंग में काम आने लगे, राइटिंग फिक्शन बने, उससे पहले उनका जॉब ये था। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल। पूरी इंटरव्यू जो स्टोरी है पूरी घूमती है कहाँ पे? इसकी सक्सेस पे, उसकी नॉवल से जो उसकी सक्सेस उसकी हासिल हुई है उस पे घूमती है। नेम ऑफ द रोज हुज मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, नेम ऑफ द रोज का नेम है जिसकी मोर देन 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है इन द मार्केट। The interviewer begins by asking him how Umberto manages to do so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same thing. इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला इंसान है, वो शुरुआत कैसे करता है? ये पूछते हुए कि अंबर्टो कैसे मैनेज कर लेता है किसी चीज़ को, बहुत सारी काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को, जो कि रिप्लाई करते हैं ये कहते हुए कि ये हो रही है सेम थिंग, जो पहले से हो रही थी वो अभी भी हो रही है, सेम चीज़ हो रही है। He further justify and mention that his books about children talk about peace, जो उसने पहले भी मेंशन किया है, इस बात को जस्टिफाई किया है और मेंशन किया है कि उसकी जो बुक्स हैं चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो बात कर रहा है अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस, जो पीस और नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, विच इन द एंड रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन फिलोसफी, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी खुद की फिलोसफी में जो कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है। Now the next is Umberto identify himself as an academic scholar. Umberto ने आइडेंटिफाई करी है खुद को अकेडमिक स्कॉलर के तौर पे, who attends academic conferences during the week, जो कि वीकली कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे अकेडमिक रिलेटेड और राइट करते थे नॉवल ज़्यादातर संडे को। इट डजेंट बॉदर हिम दैट ही इज आइडेंटिफाई, ये उसको बॉदर नहीं करता था कि वो कैसे बाकी लोगों के एज अ नॉवलिस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि वो राइटर था बट नॉवलिस्ट के तौर पे उसको लोग पसंद कर रहे हैं एंड नॉट अ स्कॉलर, और स्कॉलर के तौर पे कोई नहीं जानता, बिकॉज he knows that it is difficult to reach millions of people with similar scholarly work, क्योंकि वो ये जानते थे कि लोगों तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की स्ट्रेंथ कितनी थी? मिलियंस ऑफ पीपल थे। मिलियंस ऑफ पीपल में अपनी पहचान बनाना, उनके दिमाग तक चढ़ना, उनके जुबान पर अपना नाम लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टिपिकल टास्क है स्कॉलरली वर्क में, स्कॉलरशिप के वर्क में। He believes there are empty spaces in one's life, ये भी बिलीव करते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे खाली स्पेस थे एक की लाइफ में, just like there are empty spaces in atoms, जैसे कि एटम्स में बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं उस तरीके से, and the यूनिवर्स में भी बहुत सारे खाली empty स्पेस होते हैं जहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। He calls them interstices and most of his productive work, उसको ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क दिया था और ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन मानते थे और ऐसा प्रोडक्टिव वर्क उसके ज़्यादातर डन हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल, उसकी नॉवल के बारे में अगर बात करें तो ये मेंशन करता है कि दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीड, ये इजीली रीडेबल नहीं है, इजीली रीड की नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि आपको समझने में बहुत टाइम लगे, लेकिन वो लैंग्वेज लिखनी ऐसी पड़ती थी बिकॉज ही वॉज राइटिंग अ नॉवल, नॉट एन मैगजीन और नॉट एन न्यूज़पेपर कि वो सिंपल लैंग्वेज ला के लिख दे। नॉवल में आपको पढ़ने में टाइम लगना होता है, समझने में उसको अंडरस्टैंड चाहिए होती है। इंग्लिश सबको आती है, लेकिन किस तरीके से आप नॉवल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स द मैटर इन दैट। तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट था और वो इजीली रीडेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इट हैज़ अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट टू इट अलॉन्ग विद मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसमें एक डिटेक्शन भी था, एक डिटेक्टिव एस्पेक्ट भी था, इसके साथ में फिजिक्स की स्टडी थी, उसमें थियोरेटिकल थी और मेडिवल हिस्ट्री भी उसमें रिप्रेजेंट थी उस टाइम पे। नेक्स्ट इज now the next is also he believes that
हैड द नॉवेल बीन रिटन 10 years अर्लियर और लेटर। ये भी उन्होंने बिलीव किया है इस बात पे कि नॉवेल जो है वो 10 साल बाद भी अगर लिखें या कोई पढ़े बाद में, उसके बाद में इट वुड हैव नॉट सीन सच अ ह्यूज सक्सेस, तो उसको ह्यूज सक्सेस भी, इसके जैसी ह्यूज सक्सेस वो बाद में देख नहीं पाएगा, इससे बड़ी सक्सेस भी बाद में उसको नहीं मिलेगी, कोई नहीं देख पाएगा ऐसी सक्सेस जो उसकी नॉवल को मिली। दस द रीजन फॉर इट सक्सेस स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। अब ये भी किसी को नहीं पता कि ऐसा क्या था, किस तरीके से, कहाँ से वो ये चीज़ लिखते थे, कहाँ से वो ये आइडियाज़ लाते थे कि वो हिस्ट्री जो है उसकी एक मिस्ट्री बन गई, आज भी रिमेन स्टिल वो एक मिस्ट्री ही है। सो स्टूडेंट्स, इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।